कहानी की शुरुआत में हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम के अंदर नहा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से कोई पीछे से आता है और उसके गले पर वार करके उसे मार डालता है। फिर वो उस नर्स की बॉडी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर दफना देता है। इसके बाद हमें इवान नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आता है। उसकी बीवी बेड पर सोई होती है और साथ ही उसका बच्चा भी रो रहा होता है, जिस कारण से उसकी बीवी लॉरेन जाग जाती है। फिर इवान उसे बोलता है कि मैं बच्चे को संभाल लूंगा, तुम सो जाओ। अब इवान अपने बच्चे के पास जाता है और उसे गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करने लगता है। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इवान एक सोशल वर्कर होता है और वो दूसरों की फैमिली और बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करता है। इवान के बातचीत करने के ढंग से हमें पता चलता है कि इवान काफी अच्छा इंसान है। इसके बाद वो रात में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के पास जाता है और वहाँ पर सो जाता है। तभी आधी रात को उसकी वाइफ के पेट में दर्द होता है, जिस कारण से इवान उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब उसकी बीवी यानी कि लॉरेन जब बच्चे को जन्म दे रही होती है तब उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसे देखकर इवान को अपने फादर की मर्डर की याद आने लगती है। तभी लॉरेन अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर इवान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जब मेरी उस बच्चे को अपने हाथ में लेती है तो इवान का बच्चा रोने लगता है, जिस कारण से लॉरेन उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती है। लेकिन उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वहाँ पर वही नर्स आती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये नर्स लॉरेन को ब्रेस्ट फीडिंग कराने की तरीके बताने लगती है और लॉरेन की मदद करने लगती है। इसके कुछ टाइम बाद नर्स वहाँ से चली जाती है और हम देख पाते हैं कि इवान उसके बेड के पास ही बैठा हुआ है। इवान वहाँ पर बैठकर अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊंगा और बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा। अगले दिन सभी लोग घर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी लॉरेन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही थी। इसीलिए वो बच्चा भूख लगने के कारण काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और साथ ही उनके बच्चे का वजन भी नहीं बढ़ रहा था। तभी एक रात इवान चाकू उठाता है, जिस कारण से उसे उसके बचपन की याद आने लगती है। उस याद में इवान के पिता उसे बहुत बुरी तरह पीट रहे थे। ये देखकर इवान की माँ चाकू उठाती है और उसके हस्बैंड को धमकाने लगती है। वो बोलती है कि अगर तुमने इवान को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जब सुबह नींद खुलती है तो इवान को पता चलता है कि उसकी माँ घर पर आई है और उसके बच्चे को गोद में लेकर शांत करने की कोशिश कर रही है। ये देखकर इवान बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। तब उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम बच्चे को लेकर ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि तुम ही हो जो फैमिली को संभालते हो। इसके बाद इवान काम पर जाता है और वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डिंग सुनने लगता है, जिसमें एक आदमी अपने बच्चे से बोल रहा था कि मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए तुम्हें पीटना होगा। तभी इवान के पास रे नाम का लड़का आता है, जिसके चेहरे पर चोट के निशान लगे हुए थे। इवान के पूछने पर वो लड़का इवान को बताता है कि मैं अपने छोटे भाई को पिता से बचा रहा था, जिस कारण से मेरे पिता ने मुझे बुरी तरह से मारा। रे की बातों को सुनने के बाद इवान उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो इस बात की शिकायत पुलिस में भी करेगा। इसके बाद रे वहाँ से चला जाता है और इवान उसके पिता की फाइल देखने लगता है। उसके पिता की फाइल देखने पर इवान को पता चलता है कि उसके पिता का क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से मौजूद है और इस समय वो बेल पर बाहर आया है। रे की बातों को सुनने के बाद इवान को रात भर नींद नहीं आती और तभी उसे उसके पिता का कटा हुआ गला दिखाई देने लगता है, जिस कारण से वो रे की मदद करने का सोचता है और अपना सामान पैक करके रे के पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद इवान रे के पिता के पास जाता है और उसकी सिगरेट प्यार से जलाता है। रास्ते में जाते वक्त इवान को समझ आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है। रे का पिता इवान को एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ पर जाकर इवान को पता चलता है कि ये आदमी 1 साल से इस जगह पर छुप के बैठा हुआ है और तुरंत रे के पिता पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जैसे ही उस आदमी को होश आता है वो अपने आप को कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है। इसके बाद इवान एक टेप रिकॉर्डर लाता है और उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है और साथ ही उसे रे की फोटो दिखाता है ताकि उसे समझ आ जाए कि उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। अब रे के पिता को इवान से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, जिस कारण से इवान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक चाकू लेकर उसके पेट में मार देता है, जिस कारण से वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मैं अपने बच्चों को चोट नहीं देना चाहता, बस कभी कभी मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रह पाता, जिस कारण से मैं अपने बच्चों को मार देता हूँ। ये सुनकर इवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस आदमी का गला काट कर वहीं पर मार डालता है। इवान उसकी बॉडी को एक पन्नी में लपेट देता है और रास्ते से जाते हुए एक गड्ढा खोदकर गाड़ देता है।
इसके बाद वो अपने घर पर लौटता है और अपनी बीवी से प्यार से बातें करने लगता है, मानो कि कुछ भी ना हुआ हो। इसके बाद रे इवान को अपनी लाइफ के बारे में बताता है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके पिता कहीं पर घूम गए हैं और अब रे के पिता उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद एक दिन रे इवान के पास आता है और उसे बोलने लगता है कि मेरे पिता अचानक कहाँ पर गायब हो गए हैं, जिस पर इवान उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता का किसी ने बहुत बुरा हाल कर दिया होगा। इसके बाद हम इवान के दूसरे स्टूडेंट केली को देखते हैं। केली उसे बताती है कि मेरे अंकल मेरे साथ गलत काम करते हैं और मैं इस चीज के कारण बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। इसके बाद इवान उसे शांत करता है और उसके बारे में और ज्यादा पूछने लगता है। इसके बाद इवान केली के अंकल का पता लगाता है और उसे उठाकर एक घर के अंदर ले आता है। यहाँ पर इवान उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया गया है क्योंकि तुम अपनी भतीजी के साथ गलत काम करते हो, जिस पर वो अंकल उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस कारण से इवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस अंकल के पेट में जाकर चाकू मार देता है। इसके बाद अंकल उसे बोलता है कि केली बहुत ज़्यादा सुंदर है और मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता हूँ। तभी इवान के पास लॉरेन का कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है, जिस कारण से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। कॉल कटने के बाद इवान उस चाकू को अंकल के पेट में बार बार स्टेप करता है, जिस कारण से उस अंकल की बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। इसके बाद इवान हॉस्पिटल जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो उस अंकल की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा ठीक है, जहां पर इवान को फिर से वही नर्स दिखाई देती है। इसके बाद नर्स उसे बोलती है कि बच्चे को बुखार आना नॉर्मल बात है। इसके बाद इवान अपनी फैमिली के साथ घर पर निकलने लगता है। तभी इवान की नज़र कार की डिग्गी पर जाती है, जहां पर वो पॉलीथीन बाहर निकली होती है, पर लॉरेन और मेरी की नज़र उस पर नहीं जाती, जिस कारण से इवान उन्हें जल्दी से कार के अंदर बैठालता है। इवान अपनी फैमिली को घर पर छोड़ने के बाद सबसे पहले एक सुनसान जगह पर जाता है। अगली सुबह जब इवान अपने बच्चे को सुला रहा था, तब उसके पास अचानक से क्रिस नाम के लड़के का कॉल आता है। इसलिए इवान क्रिस से मिलने के लिए जाता है और देखता है कि उसे काफी ज्यादा चोट लगी है। तब क्रिस उसे बताता है कि मेरे पिता ने नशे में हर बार की तरह मुझे बहुत पीटा है। तब इवान उसे संभालता है और अभी के लिए उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है। अगली सुबह लॉरेन इवान से पूछते है कि तुम हर रात कहाँ पर चले जाते हो। तब इवान उसे बोलता है कि मैं बच्चों की मदद करने के लिए जाता हूँ और साथ ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता हूँ। इसके बाद लॉरेन उसे बोलती है कि तुम्हें इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। अगली सुबह जब इवान काम कर रहा होता है, तब उसे क्रिस का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मेरे पिता ने मुझसे माफी मांगी है और आगे से मुझे इस तरह पीटने के लिए नहीं बोला है। लेकिन इवान यहाँ डिसाइड कर चुका था कि वो क्रिस के पिता को मार डालेगा, ताकि क्रिस हमेशा के लिए खुश हो जाए और अपनी लाइफ अच्छे से बिताए। इसके बाद हम देखते हैं कि इवान रात में क्रिस के पिता का पीछा करता है, जो कि एक मेडिकल शॉप पर मेडिसिन लेने के लिए आया था। तब हमें वही नर्स दिखाई देती है जो कि क्रिस के पिता को भगा रही होती है। इसके बाद नर्स शिफ्ट खत्म करके शावर लेने के लिए चली जाती है। यहाँ इवान क्रिस के पिता का पीछा करता है। दूसरी तरफ मेरी बाथरूम में जाकर उस नर्स को मार डालती है। असल में मेरी को उस नर्स पर पहले से ही गुस्सा आ रहा था, जिस कारण से मेरी ने उस नर्स को मार डाला। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस का पिता मेडिसिन लेने के लिए अंदर आ जाता है। तभी वहाँ पर इवान आ जाता है और क्रिस के पिता को पकड़कर उसे पीटने लगता है। फिर इवान उसे एक खाली घर में ले जाता है और उसे बोलता है कि तुम एक बिल्कुल भी अच्छे पिता नहीं हो, क्योंकि तुम क्रिस को मारते हो और उसे प्यार नहीं करते हो। इसके बाद क्रिस का पिता उसे बताता है कि जब मैं अपनी वाइफ से झगड़ा कर रहा था, तब क्रिस बीच में आ गया और तब मैं नशे में था, जिस कारण से मैंने उसे पीट दिया। फिर क्रिस का पिता इवान को बोलता है कि तुम भी एक अच्छे पिता नहीं बन पाओगे, क्योंकि वायलेंस को बढ़ावा देने वाला कोई भी अच्छा पिता नहीं बन सकता। इस बात से इवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्रिस के पिता को वहीं पर मार डालता है। इसके बाद वो बॉडी और सबूत को ठिकाने लगा देता है और तभी उसे पास्ट का सीन याद आने लगता है। उसके पास्ट में हम देखते हैं कि इवान की माँ एक सीरियल किलर है और इवान ने ही अपने पिता का गला काट कर मारा था, क्योंकि उसके पिता मेरी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, जिस कारण से मेरी और इवान ने उसे साथ मिलकर दफनाया था और तब से दोनों लोग दूसरों की मदद करने के लिए लोगों को मारने लगे थे। इसके बाद इवान घर पर पहुंचता है और उसे मेरी मिलने के लिए आती है। जब मेरी उसे देखती है तो उसके गले पर खून के निशान लगे हुए थे, जिसे देखकर मेरी उस खून के निशान को मिटा देती है। और इसी बात से हमें पता चलता है कि मेरी सब कुछ जानती है कि इवान क्या क्या करता है। अगली सुबह मेरी टीवी देख रही थी,
तब वहाँ न्यूज़ में बताया जाता है कि एक खेत में 3 लाशें मिली है और इन तीनों को इवान ने ही मारकर उस खेत में दफनाया होता है। इसके बाद इवान अपने काम पर चला जाता है और वहाँ रे उससे मिलने के लिए आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केली अपने पिता की मौत की खबर सुनकर खुश होती है और क्रिस भी अपने पिता के दुख में शोक मनाता है, क्योंकि क्रिस को विश्वास था कि उसके पिता अपने आप को उसके लिए बदल रहे थे। जब क्रिस इवान के पास जाता है तो इवान उसे बताता है कि तुम्हारे पिता बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले थे, बल्कि वो विरासत में मिले तुम्हारे पैसे लेने वाले थे। ये सब सुनकर क्रिस को इवान पर शक होने लगता है, क्योंकि उसने कभी भी इवान को उसके पैसों के बारे में नहीं बताया था। यहाँ इवान अपने आप को बचाने के लिए बोलता है कि तुमने मुझे पैसों के बारे में बताया था, लेकिन तुम अब भूल गए हो। इसके कुछ दिन बाद एक डिटेक्टिव इवान के घर पर आता है और इवान से बातचीत करने लगता है। वो डिटेक्टिव से बोलता है कि जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब तुम्हारे स्टूडेंट के रिलेटिव्स है। जहाँ डिटेक्टिव लॉरेंस से पूछता है कि क्या इवान देर रात तक बाहर रहता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेरी आकर मना कर देती है। ये बात सुनकर लॉरेन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि मेरी को भी पता था कि इवान देर रात तक बाहर रहता है, जिस कारण से लॉरेन को इवान और मेरी पर शक होने लगता है। इसके बाद डिटेक्टिव लॉरेन से मिलने के लिए अकेले में घर पर आता है। तब वो डिटेक्टिव उससे पूछता है कि क्या इवान क्रिस से मिलने के लिए रात में गया था। इस बात को सुनकर लॉरेन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और इस बात को मना कर देती है। इसके बाद डिटेक्टिव उसे पूछता है कि इवान 26 मार्च के दिन कहाँ था। तब लॉरेन उसे बताती है कि वो मेरे साथ हॉस्पिटल में था, क्योंकि मेरे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा फीवर आया था। इसके बाद डिटेक्टिव लॉरेन को इवान की कार की फोटो दिखाता है, जिसमें उसकी कार 26 मार्च को किसी अलग जगह पर दिख रही थी। फिर लॉरेन डिटेक्टिव को बताती है कि हमारे बच्चे होने के बाद हमारी मैरिज लाइफ बिगड़ गई थी, जिस कारण से इवान रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाता था, लेकिन वो हमेशा घर वापस आ जाता था। इसके बाद डिटेक्टिव अपना कार्ड लॉरेन को देता है और वहाँ से चला जाता है। रात में डिनर के टाइम लॉरेन इवान को बताती है कि आज डिटेक्टिव फिर से आया था। इसके बाद इवान उसे बोलता है कि मुझे उम्मीद है इसके बाद वो डिटेक्टिव फिर से घर पर नहीं आएगा। इसके बाद देर रात से क्रिस इवान के घर पर आता है और उसे गन दिखाकर उसके पिता के बारे में पूछने लगता है। असल में क्रिस को यकीन था कि उसने इवान को अपने पैसे के बारे में कभी नहीं बताया था। इसके बाद इवान क्रिस को अंदर ले जाता है और उसे अपनी बातों से समझाता है कि मैंने तुम्हारे पिता का मर्डर नहीं किया है। इसके बाद वो क्रिस की गन को अपने पास रखता है और क्रिस को अपने घर पर भेज देता है। फिर इवान के सोने के बाद लॉरेन उसके स्टडी रूम में जाती है, जहां पर उसे कुछ रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई देती है, जो कि इवान ने मर्डर करने के पहले रिकॉर्ड की हुई थी, जिन्हें सुनकर लॉरेन को इवान की सारी सच्चाई पता चल जाती है। तभी मेरी उसे देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि लॉरेन को सब कुछ इवान के बारे में पता चल चुका है। इसके बाद मेरी लॉरेन को समझाती है कि इवान एक बहुत अच्छा आदमी है, जो कि छोटे बच्चों की मदद करता है। अगले दिन लॉरेन इवान को कॉल करके बताती है कि मैं शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें हमारे बच्चे को संभालना होगा। इसके बाद इवान उसकी बात मान लेता है और घर आने के लिए बोलता है। इसके बाद लॉरेन चुपके से किसी को कॉल करके अपने घर पर बुला लेती है। जब इवान अपने घर पर वापस आता है तो लॉरेन शॉपिंग का बहाना बताकर घर से निकल गई होती है। वहाँ पर इवान को मेरी दिखाई देती है और मेरी उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी वाइफ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, जिस कारण से इवान लॉरेन का पीछा करने लगता है। इसके बाद इवान लॉरेन को एक सुनसान जगह पर जाते हुए देखता है। दरअसल लॉरेन क्रिस से मिलने के लिए आई होती है। तब इवान उन्हें दूर से मिलते हुए देख लेता है। लॉरेन क्रिस से मिलने के बाद उसे बताती है कि इवान ने ही तुम्हारे पिता को मारा है। ये कहने के बाद लॉरेन गन निकालती है और क्रिस को शूट करके मार डालती है, और साथ ही वो गन को क्रिस के हाथ में रख लेती है और क्रिस के मोबाइल से एक मैसेज करती है, ताकि ऐसा लगे कि क्रिस ने सुसाइड किया है। ये देखकर इवान काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि लॉरेन उसकी माँ की तरह उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। इसके बाद इवान और लॉरेन साथ में बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज में बताते हैं कि क्रिस ने सुसाइड किया है, और सुसाइड करने के पहले उसने एक मैसेज पोस्ट किया था, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने ही तीनों मर्डर किए हैं। इसके बाद डिटेक्टिव इवान से मिलने के लिए आता है और उससे क्रिस के बारे में पूछने लगता है। तब इवान उसे बोलता है कि मैं क्रिस को अक्सर ऑफिस में अकेला छोड़ दिया करता था, जिससे उसने परेशान स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली होंगी, जिनके पेरेंट्स बच्चों को टॉर्चर किया करते थे और उन्हें मारते पीटते थे। सारी बात जानने के बाद डिटेक्टिव भी इस केस को बंद कर देता है। मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि इवान और लॉरेन अपने बच्चे के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।
टेक केयर, बाय बाय।